नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। मोदी सरकार के राज में सेना ने पाकिस्तान में घुसकर 2 बार स्ट्राइक की। एक बार सर्जिकल स्ट्राइक, दूसरी बार एयर स्ट्राइक और आतंकी हमलों का बदला लिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान और उसके आतंकवादियों ने मुंबई में 26/11 हमले को अंजाम दिया और 160 बेकसूर लोगों की जान ले ली। इसके बावजूद भारत पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने एक किताब लिखी है जिसमें 26/11 हमले को लेकर कबूलनामे का भी एक चैप्टर है, जिसमें तत्कालीन मनमोहन सरकार पर कई सवाल उन्होंने खुद खड़े किए। ये सवाल क्या है और इन सवालों के कांग्रेस के पास क्या जवाब है, ये हम आपको आज दिखाएंगे। खबरदार में आज हम भारतीय सेना के शूरवीरों को सलामी भी देंगे। गलवान घाटी में ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान चीनी सैनिकों के साथ लोहा लेते हुए शहीद होने वाले कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनके साथ गलवान के 4 और नायकों को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज हम आपको उन वीर शहीदों की पत्नियों से भी मिलवाएंगे जिन्होंने अपने पति के पद चिन्हों पर चलते हुए सेना में शामिल होकर देश रक्षा का प्रण लिया। भारत में इस बात को लेकर बहस चल रही है कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर पर अजान होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर अलग अलग तर्क दिए जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया मस्जिदों में अजान के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर नई शर्तें लगा रहा है और कोई इसका विरोध भी नहीं कर रहा। जबकि भारत में कहीं भी ऐसा होता है तो हंगामा मच जाता है। 6.25 लाख मस्जिदों के देश इंडोनेशिया से आई इस खबर से भारत को भी बाखबर रहना चाहिए। लेकिन आज खबरदार में सबसे पहले हम कांग्रेस की नीति और नियत की खबर लेंगे। 2 दिन बाद 26/11 मुंबई आतंकी हमले को 13 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इन 13 वर्षों में हर भारतीय के मन में कभी ना कभी यह सवाल जरूर आया होगा कि इतने बड़े आतंकी हमले का बदला क्यों नहीं लिया गया, पाकिस्तान को सबक क्यों नहीं सिखाया गया, पाकिस्तान की साजिश के सबूत होने के बावजूद मनमोहन सरकार ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। इन सवालों का कांग्रेस को एक बार फिर सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने अपनी किताब में एक कबूलनामा किया है। उन्होंने अपनी किताब 10 फ्लैश पॉइंट 20 ईयर्स में मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। मनीष तिवारी ने मुंबई पर 26/11 हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ किसी तरह का एक्शन न लेने को कमजोरी बताया है और 26/11 हमले की तुलना अमेरिका के 9/11 हमले से की है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने अपनी किताब के एक चैप्टर में लिखा है, मुंबई हमले के बाद तत्कालीन सरकार को पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। यह ऐसा समय था जब एक्शन बिल्कुल जरूरी था। एक देश निर्दोष लोगों का कत्लेआम करता है और उसे इसका कोई पछतावा नहीं होता, इसके बाद भी हम संयम बरतते हैं तो यह ताकत नहीं बल्कि कमजोरी की निशानी है। किताब रिलीज होते ही कांग्रेस पार्टी ने अपने नेता मनीष तिवारी के दावे से पल्ला झाड़ लिया, लेकिन बीजेपी को कांग्रेस पर अटैक करने का एक और औजार मिल गया, जिससे वो कांग्रेस के 26/11 हमले वाले घाव को रेद रही है। पाकिस्तान ने 26/11 आतंकी हमले में सैकड़ों भारतीयों की जान ली। मनमोहन सरकार पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई से बचती रही। पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन न लेना मनमोहन सरकार की कमजोरी थी। कांग्रेस नेता और सांसद मनीष तिवारी को यह बात कबूल करने का कोई पछतावा नहीं है कि पाकिस्तान ने निर्दोष लोगों का कत्लेआम किया और मनमोहन सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठी रही। लेकिन कांग्रेस अभी ये सच कबूल करने को तैयार नहीं है। मैंने वो किताब अभी क्योंकि रिलीज ही नहीं हुई तो जाहिर सी बात है पढ़ी नहीं है, तो उस पर मैं टिप्पणी करना उचित नहीं समझूंगा। सर, पब्लिशर ने कोट होगा, लेकिन जब तक मैं किताब पढ़ूंगा नहीं, कॉन्टेक्स्ट नहीं देखूंगा, उसके पहले बोलना ठीक नहीं होगा। मनीष तिवारी ने जो लिखा है वो कोई खुलासा नहीं है, बल्कि ये वो कबूलनामा है जिसे कांग्रेस कभी कबूल नहीं करेगी। लेकिन कांग्रेस के मानने या ना मानने से सच बदल नहीं जाएगा। आज स्पष्ट हो गया ये तथ्य, ये बात कि कांग्रेस की जो सरकार थी वो निठल्ली निकम्मी थी, लेकिन राष्ट्र सुरक्षा जैसे मुद्दे पर भारत की अखंडता की भी उनको चिंता नहीं थी।
आज कांग्रेस शासन में पूर्व केंद्र मंत्री मनीष तिवारी जी ने स्वीकारा है, कबूल लिया है कि उनकी सरकार ने राष्ट्र सुरक्षा को दांव पर लगा दिया। मनीष तिवारी ने अपनी किताब में जो कुछ भी कहा है वो बीजेपी हमेशा से कहती रही है और मनमोहन सिंह सरकार की गलतियों को भी करेक्ट करती रही है। फिर चाहे वो उरी अटैक के बाद पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर पुलवामा अटैक के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक। अब पाकिस्तान को भी अच्छी तरह समझ आ चुका है कि भारत में अब कमजोर नहीं बल्कि ऐसी सरकार है जो घर में घुसकर बदला लेती है। वो तो यही सोच रहे थे कि भारत पर घाव किए जाओ, हमले किए जाओ, प्रॉक्सी वॉर किए जाओ, भारत तो कुछ नहीं करेगा, वो हाथ पर हाथ जोड़ करके बैठा रहेगा। देश के दुश्मनों में भारत के प्रति ये जो सोच बनी है तो उसका मूल कारण 2014 के पहले जो सरकारें थी रिमोट कंट्रोल वाली, उनका रवैया ऐसा था, इसके कारण इनको ये आदत हो गई थी। मनमोहन सरकार के टाइम पर भी वही सेना थी, मोदी सरकार के टाइम पर भी वही सेना है। तो अगर भारतीय सेना ने उरी और पुलवामा का बदला लिया तो 26/11 का बदला भी ले सकती थी। ये सेना की कमजोरी नहीं थी बल्कि मनमोहन सरकार की कमजोरी थी। मनीष तिवारी ने किताब में जो लिखा है उससे कोई कैसे इनकार कर सकता है। जो पुलिसकर्मी थे जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान हमारे देश की सुरक्षा के लिए दिया, भारतवासियों के लिए दिया, जो एनएसजी कमांडो शहीद हो गए, आपने उनकी कुर्बानी को भी अपमानित किया। और ये इकलौता वाक्य जो है, इसमें इतनी ताकत है कि सोनिया गांधी जी, आपकी ये सहूलियत की जो राजनीति है उसको छोड़कर देश को आपको ये बताना होगा कौन सा विशेष प्रेम आपका पाकिस्तान के प्रति है कि आपने और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने यह अनुमति हमारी वीर सेना को नहीं दी। 26/11 हमले के बाद जिस तरह से कांग्रेस ने संयम का परिचय दिया वो सबने अपनी आंखों से देखा था। कांग्रेस के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है, लेकिन जब बीजेपी ने आज राहुल गांधी पर सवाल उठाया तो कांग्रेस को चुप गया। जब हमारे देश पर हमला हो रहा था आतंकी, तब पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी, मेरे हाथ में देखिए एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है, सुबह तक नाच गाना कर रहे थे। अगर हम उम्मीद कर रहे थे कि तत्कालीन गृह मंत्री जिस वक्त ये हमला हुआ शिवराज पाटिल जी फोन कॉल कर रहे होंगे, सुरक्षित कर रहे होंगे नागरिकों को, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे कि एक भी नागरिक की जान ना जाए, वो बंद गले के सूट बदल रहे थे, वो कंघी कर रहे थे, वो आगे कैसे बॉलीवुड की एक मूवी बने ये बनवाने में व्यस्त थे। Mr. Gaurav Bhatia needs to be reminded when Pulwama was happening, Mr. Modi was doing makeup and getting a shooting done in some forest in India. सियासत के सवाल अगर छोड़ भी दें तो भी एक बात जरूर है कि अगर 26/11 हमले के बाद भारत के पास पाकिस्तान का इलाज करने का कारण भी था और मौका भी, लेकिन मनमोहन सरकार ने संयम दिखाकर पाकिस्तान के नापाक इरादे और ज्यादा मजबूत कर दिए थे। दिल्ली में मौसमी सिंह और सुप्रिया भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। कांग्रेस को यह बात कड़वी जरूर लग सकती है, लेकिन वो इस सच से मुंह नहीं मोड़ सकती कि अगर 26/11 के बाद पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया होता तो उसकी हिम्मत शायद इतनी न बढ़ती, लेकिन एक्शन के नाम पर होता यह था कि केवल बायलैटरल क्रिकेट को खत्म कर दिया जाता था।
26/11 हमले में पाकिस्तानी आतंकियों ने 160 से ज्यादा भारतीयों की जान ली। यह बात साबित हो गई कि लश्कर के 10 आतंकी अरब सागर के रास्ते कराची से मुंबई पहुंचे। पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तानी आतंकियों ने मुंबई को 60 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। जिंदा आतंकी अजमल कसाब ने कबूल किया कि साजिश में उसका हाथ था और वो पाकिस्तान का रहने वाला था। लश्कर चीफ हाफिज सईद मुंबई अटैक का मास्टरमाइंड था, लेकिन पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगड़ा। मनमोहन सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। पर आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने से मनमोहन सरकार के हाथ बांधे थे? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक किताब लिखी थी, अ प्रॉमिस्ड लैंड। इसमें उन्होंने इसका जिक्र किया था। उन्होंने लिखा था कि मनमोहन सिंह बहुत परेशान थे जब उनकी मुलाकात 26/11 के बाद उनसे हुई थी, और उन्होंने कहा था कि मुंबई आतंकी हमले के बाद जिस तरीके से कोई कदम नहीं उठाया गया था, उसे लेकर उनकी सरकार को नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। ओबामा ने यह भी लिखा था कि मनमोहन सिंह को डर था कि मुस्लिम विरोधी भावनाएं बढ़ने से मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है। बराक ओबामा के दावे से यह समझा जा सकता है कि मनमोहन सरकार में जो नीति थी वो राष्ट्रीय सुरक्षा की नीति पर कहीं हावी तो नहीं हो रही थी। इस वजह से मनमोहन सरकार ने पाकिस्तान पर कोई जवाबी हमला नहीं किया था, जबकि अमेरिका ने 9/11 अटैक के बाद साबित किया था कि इतने बड़े आतंकी हमले के बाद वो किस हद तक जा सकता है। भारतीय सेना पाकिस्तान से बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी थी, लेकिन सरकार की तरफ से हरी झंडी नहीं मिली। एक अमेरिका है जिसने 9/11 अटैक का बदला 7 समंदर पार जाकर लिया। 10 साल बाद दुश्मन को मारकर ही दम लिया। The issue is not war, the issue is terror and territory in Pakistan being used. और एक मनमोहन सरकार थी जो 26/11 मुंबई हमले का बदला लेने के लिए पड़ोस में बैठे दुश्मन का बाल तक बांका नहीं कर पाई। और 26/11 के मुजरिम आज भी पाकिस्तान में बैठे हैं। देश को आपको ये बताना होगा कि ऐसी कौन सी दोस्ती, ऐसा कौन सा विशेष प्रेम आपका पाकिस्तान के प्रति है कि आपने और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने यह अनुमति हमारी वीर सेना को नहीं दी। या फिर ये कहें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको हमारी वीर सेना पे भरोसा नहीं था। 26/11 अटैक के बाद भारतीय वायुसेना पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करने के लिए तैयार थी, लेकिन मनमोहन सरकार ने उसे कोई भी एक्शन लेने की मंजूरी नहीं दी। ये खुलासा खुद तत्कालीन भारतीय वायुसेना चीफ फाली होमी ने आज तक पर किया था। The main thing is the political will to undertake an airstrike, and this is my guess, but I think I would be right that perhaps our intelligence gathering, all kinds of intelligence collection has improved, and we are sure of targets to use air power so that to avoid collateral damage. And air power, when used under such circumstances, though a small tactical action like this, has a huge strategic effect, and we should never ever hesitate to use air power. 26/11 मुंबई हमलों के बाद पूरा देश गुस्से में जल रहा था। मुंबई आतंकी हमले के बाद ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की योजना भी बना ली थी। पुलवामा में आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट के जिस आतंकी शिविर पर कहर बरपाया था, उसका नामो निशान 10 साल पहले ही मिट सकता था। मुंबई हमले के बाद वायुसेना के मिराज 2000 और सुखोई लड़ाकू विमान पीओके के मुजफ्फराबाद और बालाकोट में सटीक एयर स्ट्राइक को अंजाम देने को तैयार थे, लेकिन 1 महीने तक इंतजार करने के बाद भी मनमोहन सरकार ने भारतीय वायुसेना को पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन का अप्रूवल नहीं दिया था। एयरफोर्स ने साफ तौर पर कहा था कि हम तैयार हैं, टारगेट सिलेक्ट किए हुए हैं, आपका इशारा चाहिए
स्ट्राइक करने के लिए, लेकिन उस समय प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि वॉर इज नॉट एन ऑप्शन। हिंदुस्तान एक बनाना रिपब्लिक की तरह नजर आया, हमारी छवि को बहुत नुकसान हुआ। और ये सही बात है कि यूपीए सरकार जो है बड़ी कमजोर पाई गई जहां तक आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई थी। वैसे पाकिस्तान को लेकर कांग्रेस की सोच आज भी कुछ ज्यादा नहीं बदली है। पाकिस्तान भारत का खून बहाता था और मनमोहन सरकार उससे बातचीत के रास्ते तलाशती थी। 9/11 अटैक के बाद तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार M.K. नारायणन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मनमोहन सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक का निर्णय इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसे डर था कि दुनिया के लिए ये युद्ध छेड़ने जैसा होता। मुंबई अटैक लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले हुए थे। ऐसे में मनमोहन सरकार तय नहीं कर पाई कि पाकिस्तान से युद्ध की स्थिति में जाया जाए या नहीं। नारायणन ने माना था कि उस वक्त सरकार को ये महसूस हुआ कि लश्कर या जैश के मुख्यालयों को सटीक निशाना बनाकर हमला नहीं किया जा सकता। मनमोहन सरकार इतनी कंफ्यूज थी कि वो भारतीय वायुसेना को पाकिस्तान के वायु क्षेत्र का उल्लंघन तक नहीं करने देना चाहती थी। यही तो वो कमजोरी थी जिसकी बात मनीष तिवारी ने अपनी किताब में की है, जो इशारा करती है कि मनमोहन सरकार को न तो खुद पर भरोसा था और न भारतीय सेना की काबिलियत पर। मैं यहाँ उरी फिल्म की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहा हूं। तब कांग्रेस ने कहा हमारे समय भी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, सेना की वो हालत ही नहीं रहने दी थी आपने। सेना को एक प्रकार से आपने निहत्था बना दिया था। वो स्थिति नहीं थी कि सर्जिकल स्ट्राइक करने का कोई निर्णय कर सके। ये हाल बना के रखा था। वो दिन थे जब बुलेट प्रूफ जैकेट तक उपलब्ध नहीं थे। आपकी सर्जिकल स्ट्राइक का सोच भी कैसे सकते थे? भारतीय सेना जो बदला 26/11 के बाद नहीं ले पाई थी, मोदी सरकार आने के बाद वो बदला लिया गया। पहले पीओके में आतंकी अड्डों पर सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए और फिर बालाकोट में एयर स्ट्राइक के जरिए, जिसने पाकिस्तान की अकल ठिकाने लगा दी। मेरे देश के निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया जाता हो, युद्ध लड़ने की ताकत नहीं है, पीठ पर वार करने के प्रयास होते हो, तो ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता है। यही फर्क है मनमोहन सरकार और मोदी सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में। मोदी सरकार के राज में देश की सेना को दुश्मन से बदला लेने की पूरी छूट है और एक मजबूत सरकार की यही निशानी होती है, फिर चाहे सरकार अमेरिका की हो या भारत की। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। सीधी सी बात है कि सेना के शौर्य का श्रेय कोई नहीं ले सकता, लेकिन सेना को खुली छूट देने का सियासी श्रेय लिया जा सकता है। बहरहाल पाकिस्तान को उसके आतंकी हमलों के बदले में जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का सामना करना पड़ा है, पाकिस्तान अपनी हदों को धीरे धीरे पहचानने लगा है। और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, चीन को भी भारतीय सेना ने गलवान में सबक सिखाया था। आज गलवान के उन्हीं वीरों को सच्ची श्रद्धांजलि दी गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गलवान के बलिदानियों को महावीर चक्र और वीर चक्र से सम्मानित किया। भारत की अखंडता इन वीरों से कायम है, क्योंकि इन वीरों ने इसे बचाने के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। महावीर चक्र कर्नल पिकुमाला संतोष बाबू, 16th बटालियन टू बिहार रेजिमेंट। वीर चक्र नायक सूबेदार गोपुराम सोरेन, हवलदार के पलानी, 81st फील्ड रेजिमेंट। नायक दीपक सिंह, सेना चिकित्सा कोर। सिपाही गुरतेज सिंह, 30वीं बटालियन पंजाब रेजिमेंट। हिंदुस्तान अपने जांबाजों की जांबाजी नहीं भूलता। हिंदुस्तान अपने शहीदों की शहादत नहीं भूलता। देश का हर नौजवान
आज कह रहा है, सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। शत्रु का मुकाबला करते हुए असाधारण वीरता के लिए महावीर चक्र कर्नल बिकुमाला संतोष बाबू 16th बटालियन द बिहार रेजिमेंट मरणोपरांत। आज रक्षा अलंकरण समारोह के दौरान जब शहीद कर्नल संतोष बाबू की शौर्य गाथा बताई गई, तब देश के जहन में गलवान की वीरता की तस्वीरें कौंध गई। शत्रु का मुकाबला करते हुए असाधारण वीरता के लिए महावीर चक्र कर्नल बिकुमाला संतोष बाबू 16th बटालियन द बिहार रेजिमेंट मरणोपरांत। समारोह में सबसे पहले शहीद का नाम लिया जाता है। 15 सेकंड में शहीद संतोष बाबू का नाम आया। इन 15 सेकंड के बाद कुछ वक्त की शांति थी। इस शांति ने संतोष बाबू के परिवार के मानसिक कोलाहल को ठहराव दिया। शत्रु का सामना करने के लिए एक प्रेक्षण चौकी स्थापित करने का चुनौतीपूर्ण कार्य सौंपा गया। ये गलवान के शहीद कर्नल संतोष बाबू की पत्नी संतोषी हैं और उनके बगल में मां मंजुला हैं। अगले 2 मिनट में कर्नल संतोष बाबू की वीरता की कहानी बताई गई। ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 16 बिहार के कमांडिंग ऑफिसर के पद पर तैनात कर्नल बिकुमाला संतोष बाबू को शत्रु का सामना करने के लिए एक प्रेक्षण चौकी स्थापित करने का चुनौतीपूर्ण कार्य सौंपा गया। उन्होंने एक सशक्त योजना से दुश्मन के द्वारा बाधा उत्पन्न किए जाने के बावजूद अपनी सैन्य टुकड़ी को संगठित किया एवं इस कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इस चौकी पर मोर्चा संभालते समय उनके सैनिकों को नजदीकी ऊंचाइयों से भारी मात्रा में पत्थर फेंकने के साथ साथ शत्रु द्वारा तीक्ष्ण हथियारों से किए गए आक्रमण का भी कड़ा मुकाबला करना पड़ा। भारी संख्या में उपस्थित शत्रु सैनिकों की हिंसक और आक्रामक कार्यवाही का मुंह तोड़ जवाब देते हुए इस शूरवीर अधिकारी ने भारतीय सैन्य टुकड़ियों को वापस भेजने के शत्रु के निरंतर प्रयासों को विफल कर दिया। शत्रु के साथ हुई भीषण मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद युद्ध जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कर्नल संतोष बाबू ने अद्वितीय साहस एवं अद्भुत संयम के साथ अपनी बटालियन का उत्कृष्ट नेतृत्व किया। स्वयं से पहले राष्ट्र एवं सच्ची सेवा भावना के साथ आखिरी सांस तक मोर्चे पर डटे रहकर अपने सैनिकों में अद्भुत प्रेरणा एवं प्रोत्साहन का संचार करते हुए अंततः उन्होंने राष्ट्र सेवा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कर्नल बिकुमाला संतोष बाबू ने शत्रु का मुकाबला करते हुए असाधारण वीरता, अनुकरणीय नेतृत्व क्षमता एवं अद्वितीय कर्तव्य परायणता का परिचय दिया एवं भारतीय सेनाओं की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। ये इस परिवार के लिए सबसे भारी 2 मिनट थे, क्योंकि इस दौरान संतोष बाबू के शहीद होने की घटना इनकी आंखों के सामने से गुजर गई। शत्रु के साथ हुई भीषण मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद युद्ध जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कर्नल संतोष बाबू ने अद्वितीय साहस एवं अद्भुत संयम के साथ अपनी बटालियन का उत्कृष्ट नेतृत्व किया। लेकिन जब राष्ट्रपति ने शहीद संतोष बाबू को महावीर चक्र से सम्मानित किया, तो पत्नी और उनकी मां के चेहरे पर गौरव के भाव थे। नायब सूबेदार नुदुराम सोरेन ऑपरेशन गलवान के कई और शहीदों को भी देश ने याद किया। विषम परिस्थितियों में घायल होने के बावजूद इसमें नायब सूबेदार नुदुराम सोरेन को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी ने यह पुरस्कार स्वीकार किया। हवलदार के पलानी 81st फील्ड रेजिमेंट मरणोपरांत। इसके अलावा हवलदार के पलानी को भी मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी ने यह पुरस्कार लिया। नायक दीपक सिंह, सेना चिकित्सा कोर, 16वीं बटालियन द बिहार रेजिमेंट मरणोपरांत।
सेना के चिकित्सा कोर के शहीद नायक दीपक सिंह को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। शहीदों की इन विधवाओं ने अपने पतियों को खोया है। जब इनके पतियों की वीरता का गुणगान देश के सबसे बड़े पटल पर हुआ तो इनके चेहरे पर दुख नहीं, स्वाभिमान की झलक थी। ये गलवान में शहीद हुए सिपाही गुरतेज सिंह के मां बाप हैं, जो अपने बेटे को मिले वीर चक्र को स्वीकार करने पहुंचे हैं। बेटे की वीरता, उसकी शहादत और मरणोपरांत उसको मिले सम्मान का मलहम इनके दुख को बहुत कम नहीं कर पाया। मां की आंखों में आंसुओं की झलक थी, लेकिन ये सम्मान जीवन भर इनको गर्व से जीने का एहसास देगा। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से हुई भिड़ंत में शहीद हुए मेजर अनुज सूद को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार लेते समय उनकी पत्नी आकृति के हाव भाव हर देशवासी को प्रेरित कर रहे हैं। मेजर अनुज सूद जम्मू व कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में 21वीं बटालियन की राष्ट्रीय राइफल्स कंपनी कमांडर के तौर पर। शहीद मेजर अनुज सूद की पत्नी के मन में दर्द की सुनामी थी, लेकिन आंसू पलकों तक आकर ठहर जाते थे। चीखें कंठ से बाहर नहीं निकली, आंखें नीची रखीं और शहीद पति की वीर गाथा सुनती रहीं। लोग सोचते हैं कि अपनों को खोकर शहीदों के परिवार आखिर कैसे जीते होंगे, तो ध्यान दीजिए शहीद मेजर अनुज सूद की पत्नी के गले पर, जिन्होंने पति की याद में शादी की अंगूठी दिल से लगाकर रखी हुई है। जिम्मेदारियों के वजन से साधारण इंसान के कंधे झुक जाते हैं, लेकिन देश के लिए शहीद होने वाले असाधारण हैं, क्योंकि इन जवानों के कंधों पर देश की शान का वजन था और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन अपने प्राणों की आहुति देकर किया। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। भारतीय सेना में इन नारियों को वीर नारी कहा जाता है, उन्हें वीर नारी ही पुकारा जाता है, और हम आपको अब उन वीर नारियों से मिलवाते हैं जिन्होंने अपने पति की वीरता से प्रेरित होकर सेना में सेवाएं देने का प्रण लिया। लेफ्टिनेंट निकिता कौल और लेफ्टिनेंट ज्योति नैनवाल। पुलवामा में आतंकियों से लड़कर शहीद हुए मेजर विभूति ढोंडियाल और कुलगाम में शहीद हुए दीपक नैनवाल देश के वो वीर हैं जिनकी वीरता उनके रगों से बहकर अपने परिवार के जरिए फिर से देश की सेना में सेवाएं दे रहे हैं। पहली तस्वीर में है शहीद मेजर विभूति की पत्नी लेफ्टिनेंट निकिता ढोंडियाल और दूसरी तस्वीर में है शहीद नायक दीपक नैनवाल की पत्नी ज्योति नैनवाल। इन दोनों महिलाओं ने अपने पति के फर्ज को अपना फर्ज समझा और उनके देशभक्ति के जज्बे को खुद में समाकर देश सेवा में जीवन बिताने का फैसला किया। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए शौर्य चक्र मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल। राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में कल शहीद मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। इस सम्मान को लेने पहुंची उनकी पत्नी निकिता सेना की यूनिफॉर्म में थी, क्योंकि सेना में शामिल होने का वादा उन्होंने अपने शहीद पति से तब किया था जब उनका पार्थिव शरीर देहरादून पहुंचा। निकिता ने अपने शहीद पति विभूति के शव के पास जाकर अपने प्रेम का इजहार किया और फिर किसी सैनिक की तरह उठकर सल्यूट करके सेना में शामिल होने का वादा किया। फौजी अंदाज में निकिता की अपने पति को ये आखिरी सलामी थी। मुझे बहुत गर्व है अपने बेटे पे और इस शौर्य चक्र से बहुत
मुझे सम्मान मिला, मतलब विभूति को। उसको बहुत वो थी, मतलब इच्छा थी कि मैं फौज में जाऊँ। बहुत इच्छा थी? बहुत ज्यादा। क्या उन्होंने कभी सोचा था कि नितिका जी भी फौज में जा सकती है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा तो नहीं। वो तो ऑलरेडी पहले ही टाटा कंसल्टिंग में जॉब करती थी। वो तो उनके जाने के उपरांत हुआ, मतलब जब शहीद हो गया उसके बाद नितिका ने सोचा। जिस तरह निकिता ने अपने पति को किया वादा निभाया, उसी तरह कुलगाम में शहीद हुए नायक दीपक नैनवाल की पत्नी ने भी अपने पति को सच्ची श्रद्धांजलि दी। आज वो केवल ज्योति नैनवाल नहीं, लेफ्टिनेंट ज्योति नैनवाल है। इंडियन आर्मी हमें सिखाती है कि कभी गिव अप नहीं करना है, और गिव अप ना करो तो हम आगे बढ़ते जाते हैं। ट्रेनिंग बहुत इजी हो जाती है। और ये है सर मेरे, जिनके कर्नल एमपी सर, ये इनकी गाइडेंस से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। लेफ्टिनेंट ज्योति ने 2018 में अपने पति को खोया था। इसके बाद से ही उन्होंने अपने हमसफर का सपना पूरा करने की जिद ठानी। चेन्नई के ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में ज्योति नैनवाल की ट्रेनिंग हुई। अब वो महार रेजिमेंट का हिस्सा हैं। ज्योति अपने 2 मासूम बच्चों के साथ राष्ट्र रक्षा का वादा कर रही है। ज्योति और निकिता जैसी महिलाओं का साहस और शौर्य भारतीय महिलाओं की शक्ति की मिसाल है। दुखों के पहाड़ को रौंदकर देश सेवा का शौर्य पथ कैसे तैयार किया जाता है, ये सीख हर देशवासी इनसे ले सकता है। दिल्ली से श्रुतिका के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। पहले तो उस निजी दुख से उबरना, उसके बाद उस प्रेरणा को अपना प्रण बनाना, वाकई ऐसी वीर नारियों को हमारा नमन है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। क्या आप भारत में इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि देश की सरकारें या प्रशासन धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर से शोर पर प्रतिबंध लगा दे? आप में से अधिकतर लोग ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि दुनिया की सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया मस्जिदों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर कानून लागू करने वाला है। पिछले महीने इंडोनेशिया में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर सख्त नियम लागू किए गए, लेकिन अब इस पर औपचारिक रूप से कानून की मुहर लगने वाली है। इस खबर को जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहां आपको हम यह भी बता दें कि 27 करोड़ की आबादी में से 80% आबादी मुसलमानों की है। इंडोनेशिया में लगभग 7 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं। अधिकतर मस्जिदों के लाउडस्पीकर ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे थे। पिछले कुछ वर्षों से इंडोनेशिया के लोग मस्जिदों में लाउडस्पीकर के शोर के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। इसके बाद इंडोनेशियाई उलेमा काउंसिल ने सरकार से लाउडस्पीकर पर नई गाइडलाइंस बनाने की मांग की। अब इंडोनेशिया की मस्जिदों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर कानूनी मुहर लगाने की तैयारी है। इससे पहले सऊदी अरब में भी मस्जिदों में लाउडस्पीकर की आवाज कम करने का एक सख्त आदेश जारी किया गया था। आखिर अब इंडोनेशिया की सरकार को यह मानना ही पड़ा कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर की तेज आवाज देश के लोगों के लिए समस्या बन रही है, और अब समय आ गया है कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर वाली समस्या को ठीक किया जाए। वरना इंडोनेशिया में एक दौर वो भी था जब मस्जिदों में लाउडस्पीकर की शिकायत पर जेल हो जाया करती थी। ये तस्वीर इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। 2018 में इंडोनेशिया में रहने वाली इस महिला ने मस्जिद के लाउडस्पीकर की तेज आवाज को लेकर शिकायत कर दी थी। इस महिला का नाम मैलियाना है, जो घर के पड़ोस वाली मस्जिद के लाउडस्पीकर की तेज आवाज से परेशान थी। इस शिकायत के बाद मैलियाना पर ईश निंदा के तहत मुकदमा चलाया गया और 18 महीने की जेल की सजा हो गई। लेकिन अब इंडोनेशिया की सरकार को यह बात महसूस हो रही है कि मस्जिदों में लाउडस्पीकर की तेज आवाज को कम करने की जरूरत है, क्योंकि लोगों को इससे बहुत परेशानी हो रही है। अब सवाल यह है कि इंडोनेशिया में आए इस बदलाव को भारत में लागू किया जा सकता है, क्योंकि धर्म के नाम पर लाउडस्पीकर पर शोर वाली बात यहाँ भी मौजूद है। देखिए, इस्लाम स्वास्थ्य को देखते हुए मैं फिर यही कहूंगा, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किए थे, प्रशासन ने भी जो है उसी पर अमल करते हुए, ज्यादा तेज आवाज होती है तो उससे जो है स्वास्थ्य के ऊपर फर्क पड़ता है, लेकिन धीमी आवाज से उसको कर दिया गया है, तो मैं समझता हूं कि स्वास्थ्य के ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं नहीं समझता कि जो है इस्लामी मुल्क के अंदर जो है माइक के ऊपर पाबंदी लग रही है या जो है वो जो भी वो कर रहे हैं, तो उसका असर हमारे भारत जो है हमारे मुल्क में पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले से ही आदेश जारी कर चुका है।
जब दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया में मस्जिदों से लाउडस्पीकर की समस्या पर नए नियम बनाए जा सकते हैं, तो भारत जैसे देश में इस तरह के बदलाव क्यों नहीं किए जा सकते? इंडोनेशिया में बदलाव की शुरुआत कैसे हुई, ये भी समझिए। पिछले कुछ समय से इंडोनेशिया में लोगों की शिकायत थी कि लाउडस्पीकर के शोर से नींद की दिक्कत और चिड़चिड़ाहट, डिप्रेशन जैसी मानसिक समस्या पैदा हो रही है। इस बात की शिकायत सोशल मीडिया के जरिए इंडोनेशिया के मुस्लिम संगठनों और सरकार तक पहुंची। इसके बाद इंडोनेशियाई उलेमा काउंसिल ने एक फतवा जारी करके कहा कि देश के धार्मिक मामलों के मंत्रालय ने 1978 में एक फरमान जारी किया था जो मस्जिद के लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल पर गाइडलाइंस के रूप में काम करता है। लेकिन वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए नई गाइडलाइंस जारी करने की जरूरत है। इंडोनेशिया की यह पहल उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है जो लाउडस्पीकर के शोर को धर्म के प्रचार प्रसार का सबसे बड़ा जरिया मानते हैं। लेकिन इस देश के कुछ लोगों के अपने ही तर्क हैं। पहले भी इस तरह की बातें आई हैं और इस तरह के प्रतिबंध पहले भी लगाए गए हैं, लेकिन अदालत के जरिए से, जिला प्रशासन के जरिए से इस चीज़ की इजाज़त मिल गई थी कि धीमी आवाज़ में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर सकते हैं।